उन लोगों को कभी आयुर्वेद समझ में नहीं आया। जितनी तेजी से आप रोग को दबाओगे उतनी तेजी से वो दोबारा से आप पे अटैक करेगा। मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों का वीडियो में स्वागत है। मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा पानीपत से आपके बीच में एक विशेष जानकारी के साथ एक छोटा सा मैं पहले भूमिका आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद ये लगता होगा यार इनसे हमारा लेना देना क्या है। कुछ लोग इसको सुन के बोर भी हो जाते होंगे कि ये चीज़ कोई हमारे काम की नहीं है, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा रहस्य बता देता हूँ कि जब हम आयुर्वेदाचार्य कर रहे थे, BAMS कर रहे थे, तो कुछ क्या ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे वहाँ आयुर्वेद के, वो शुरू में आयुर्वेद का उपहास उड़ाते थे। बात की पित्त कफ के ऊपर कमेंट्स करते थे, आयुर्वेद महान है, इस वर्ड के इस लाइन के ऊपर बहुत कमेंट्स होते थे। पदार्थ विज्ञान जिसका मैंने जिक्र किया है, सृष्टि उत्पत्ति का जो ज्ञान है, उसके ऊपर बहुत कमेंट्स करते थे। तो उन लोगों को कभी आयुर्वेद समझ में नहीं आया। वो आज भी उसी मोड में है जिसमें वो उस टाइम थे। लेकिन जिन लोगों ने उस समय उन बोरिंग सब्जेक्ट्स को, जिनको वो बोरिंग कहते थे, जिनका वो उपहास उड़ाते थे, उन सब्जेक्ट्स को अपने ज्ञान के लिए स्टडी किया, अपने आधार के लिए स्टडी किया, अपने आधार के लिए उनको अच्छी तरह से मतलब आत्मसात किया, उन विषयों को, पदार्थ विज्ञान को, अष्टांग हृदय को, और जो हमारे बेसिक, और जो चाहे वो आयुर्वेद का इतिहास भी क्यों ना हो, आयुर्वेद का इतिहास भी हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आयुर्वेद आया कहाँ से, किस किस ऋषि ने आयुर्वेद को यहाँ पे लाने में भूमिका अदा करी, इस सारा का सारा उसमें आता है। जिन लोगों ने उन चीज़ों को अपने दिल से, इंटरेस्ट से पढ़ा, भावना से उनको अपना आत्मसात किया अपने अंदर, वो आज आयुर्वेद को तात्विक दृष्टि से जानते हैं। वो आयुर्वेद के हर सूत्र को चिकित्सा का एक बहुत बड़ा एक प्रयोग बना लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस समय आयुर्वेद को, आयुर्वेद के बेस को उपहास में उड़ाया, या जिन लोगों ने उन चीज़ों को उस टाइम पे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया, वो आज आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा एक कलंक मैं उनको कहूँ, या आयुर्वेद के लिए वो बहुत ही गलत मतलब तरीके से आज भी उसी मोड में है जिसमें वो पहले थे। वो आयुर्वेद की ठीक से परिभाषा तक नहीं जानते, आयुर्वेद का उद्देश्य नहीं जानते, चिकित्सा के सूत्र, चिकित्सा का तरीका, चिकित्सा के स्टेप्स क्या होते हैं वो नहीं जानते, और किस बीमारी को किस तरीके से कितने टाइम में ठीक करना है ये भी उन लोगों को नहीं पता है। तो ये मैं आप लोग सभी, चिकित्सक भी उसी में हैं और एक सामान्य जो लोग हैं उनके लिए भी मेरी ये आज एक प्रार्थना है कि ये जो मैं अभी तक बता रहा हूँ या बताऊँगा आगे, कुछ जब तक चिकित्सा का नंबर नहीं आएगा तब तक ये बेस होगा आप लोगों का चिकित्सा के बारे में जानने के लिए, चिकित्सा के बारे में समझने के लिए। नहीं तो चिकित्सा के बारे में समझना और जानना असंभव है। तो इसलिए इन वीडियोस को आप व्यर्थ ना समझें, इन वीडियोस को बोरिंग ना समझें, इन वीडियोस को बार बार आप चिंतन, मनन और श्रवण करें, बार बार, एक बार नहीं। जैसे गीता ज्ञान जो है वो एक बार में कभी भी आदमी के आत्मसात नहीं होता, इसी तरह से आयुर्वेद का ज्ञान भी एक बार में सुनने से या पढ़ने से या जानने से आत्मसात नहीं कर सकता कोई भी आदमी, कितना ही ज्ञानी हो। इसलिए
अगर उस ज्ञान को आत्मसात करना है, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, तो उसके लिए विशेष आप लोगों को कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ ये बेसिक कंसेप्ट जो आयुर्वेद का है, जो चिकित्सा शास्त्र का है, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो एलोपैथी संबंधी है, चाहे वो दूसरी जानकारियां हैं, उनको बार बार श्रवण करें, मनन करें और चिंतन करें। आज का एक मैं छोटा सा विषय अभी आगे विस्तार करूंगा कि रोग क्या हमारे दुश्मन हैं। हम रोगी कोई हो गया तो इसका मतलब हम कई बार ये मान लेते हैं यार क्या बला आ गई, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि रोग हमारे दुश्मन हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वास्तव में रोग हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। हमारी लंबी आयु अगर हो सकती है, हमारा शरीर की जो जीवनीय शक्ति है अगर वो बिना क्षीण हुए पूरी आयु तक हमारा साथ दे सकती है, तो उसमें इन रोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हमने जब से इन रोगों के सही जो इनका कंसेप्ट है, सही जो इनका अंदर बॉडी के अंदर जो इसका रोल है, जब से उनको समझना बंद किया है, तब से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रोगों से ग्रसित होते गए हैं। इसलिए रोगों को अपना दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। लेकिन रोग का बार बार होना, रोग का एक बार होके फिर बहुत जल्दी ठीक ना होना, या रोग के बाद फिर और रोग होना, ये तीन बातें ऐसी हैं जिन पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए। कोई भी रोग आया उसका एक समय होता है, निश्चित समय होता है, लगभग उसका 3 दिन 5 दिन 7 दिन। इनिशियल स्टेज में अगर धैर्यपूर्वक हम हर एक रोग को दोस्त मान के और उसके कॉज के अकॉर्डिंगली अगर उसकी चिकित्सा करें, उसके कॉज के अकॉर्डिंगली हम उसका मैनेजमेंट करें, तो आगे कोई भी दिक्कत किसी किस्म की हमें नहीं होगी। लेकिन यदि हम उन रोगों को दुश्मन मान के अगर सीधा उनका इलाज करते रहते हैं, तो हमारे अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो खराब होते चले जाते हैं, और जिससे हम गुर्दा, लीवर, हार्ट, ब्रेन, नाड़ियाँ और इस तरह के बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर सिर्फ ज्वर को ही ले लें, जिसमें कोरोना भी आ गया, जिसमें आपका मलेरिया भी आ गया, जिसमें आपका जो वायरल बुखार है, नॉर्मल वायरल बुखार है, वो भी आ गया, तो ज्वर एक ऐसा रोग है जो हमारा बहुत गहरा मित्र है। ज्वर को अगर हम ठीक से ट्रीट करें, ठीक से उसको मैनेज करें, तो उससे हमारा शरीर पूरा रिफ्रेश हो जाता है। जितने भी रोग हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से आते हैं, वो सब हमारी रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं। हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, हम कोई भी कितनी ही कोई मशीन खरीदते हैं, कोई काम की कोई भी टेक्निकल जो भी हमारी चीज़ें हैं जिनको हम घरों में यूज़ करते हैं, उनको खरीदते हैं। उनका एक टाइम बाउंड होता है कि इतने टाइम के बाद, इतने किलोमीटर के बाद उनकी सर्विस करानी पड़ेगी। अगर वो सर्विस हम नहीं कराते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या शरीर को कभी किसी सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है? क्या शरीर में टॉक्सिन्स या शरीर में गंदगी सेडेट नहीं होती है, रुकती नहीं है? जिस तरह से हमारे जितने भी व्हीकल हैं उनके अंदर जो हमारा कार्बोरेटर होता है उसके अंदर कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से हवा आना या तेल का ठीक से सुचारू रूप से पहुँचना, या जो करंट है जिससे वो व्हीकल चलता है उसका सुचारू रूप से इंजन तक पहुँचना, ये सब मतलब इसमें बाधित हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी अगर हम समय समय पे या तो शरीर की सर्विस कराते रहें, आयुर्वेदिक चिकित्सा में सर्विस का बहुत बड़ा महत्व है। मैं सर्विस करता हूँ, मैंने सर्विस को किया है, तो या तो टाइम बाय टाइम सर्विस कराते रहें, और या फिर जब भी बॉडी कोई प्रतिक्रिया देती है उस समय ये बात समझें कि शरीर को सर्विस की आवश्यकता है। उसको एक टाइम के हिसाब से, उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसको शरीर को रिफ्रेश करें, ताकि शरीर में जो भी गंदगी बची है वो गंदगी हमारे शरीर से चली जाए और हमारा शरीर फिर कुछ टाइम के लिए रिफ्रेश बढ़िया हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा, जिससे हमें आने वाली प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे।
तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग समझें। हम लोग बुखार हुआ या कोई भी प्रॉब्लम आई, एकदम से उसके पीछे ये हाथ धो के ना पड़े कि हमने इसको ख़त्म करना है। बुखार में 3 से 7 दिन का टाइम मिनिमम होता है। 3 दिन तक बुखार को ज़बरदस्ती उतारने का प्रयास ना करें। 3 दिन तक कोशिश करें कि बुखार में आराम किया जाए, पानी उबाल के पिया जाए, हल्का भोजन किया जाए। अगर भूख नहीं है तो बुखार में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा नुकसानदायक आज के टाइम में, जो हम बुखार होता है लेकिन फिर भी खाते रहते हैं। दूसरा, आराम बुखार का आधा इलाज है। तो कंप्लीट रेस्ट पे चले जाएं तो समझो बुखार का आधा इलाज हो गया। तीसरा, बॉइल्ड वाटर, जिससे हमारी जठराग्नि जो है वो मेंटेन रहती है। जठराग्नि जिसकी मेंटेन रहती है वो अपने आप बॉडी को बैलेंस कर लेती है, अपने आप दोषों को जला देती है। जो दोष जल जाते हैं उनसे जो गंदगी बनती है वो पसीने के थ्रू, लेट्रिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाती है। तो कितना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बॉडी की अपने आप को रिफ्रेश करने की। इसके साथ साथ यदि हम सिर्फ 3 दिन के लिए भूख ना लगे और उसमें खाना बिल्कुल ना खाएं, तो 3 दिन में शरीर की अपनी जो पावर होती है वही एक्टिवेट होके और हमारे रोग को हटा लेती है। तो इसलिए इन चीज़ों में विशेष ध्यान रखें कि एकदम से कोशिश ना करें कि हम तेज से तेज दवाई देके आज ही ठीक हो जाएं, अभी ठीक हो जाएं, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालें कि मेरे को तो आज बुखार है तो 1 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए। शुरू में हो जाएगा, 2 बार, 4 बार, 10 बार हो जाएगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपका वो बुखार उस डॉक्टर से 1 या 2 घंटे, 4 घंटे में ठीक होने वाला नहीं है। फिर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वही बुखार जो पहले साल में 1 बार आता था वो 6 महीने में आएगा, फिर 3 महीने में आएगा, 1 महीने में आएगा, और फिर वो किसी न किसी बड़े रूप में, रोग के रूप में आएगा और आप लगातार एक रोगी होते चले जाएंगे। दूसरा, इसमें एक पक्ष और रखना चाहता हूँ मैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं चीप डॉक्टर पे जाने की। जैसे ही हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सस्ते से सस्ते डॉक्टर को ढूंढते हैं, या उस डॉक्टर को ढूंढते हैं जिसकी एक खुराक से हमें फायदा हो जाता है, या हम एक खुराक के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चिकित्सा का निंदनीय कार्य है, डॉक्टर के लिए भी और रोगी के लिए भी। ये जितने भी इस तरह के डॉक्टर होते हैं ये ना तो रोग का कारण जानते हैं, ना ही रोग का ठीक से ट्रीटमेंट जानते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से हमेशा बचें। जो डॉक्टर ऐसे बार बार मतलब इन चीज़ों को देते हैं और उनसे हमें तुरंत फ़ायदा हो जाता है, तो आप ये समझें कि वो डॉक्टर हो सकता है आपके लिए आने वाले समय में काल का कारण बने, मृत्यु तक का कारण बने। तो ये जितने भी डॉक्टर्स जिनके यहाँ आप लोग देखते हैं 1 खुराक मिली, 2 खुराक मिली, तुरंत लेते ही फ़ायदा हो गया, विशेष ध्यान रखें, इनमें ज़्यादातर स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे ऐसी स्थिति लगे 10 रुपये 20 रुपये में आपको गोली दी जाती है, आपको तुरंत फ़ायदा, एक टीका लगा दिया जाता है, तो ये सब स्टेरॉइड्स के कारण होता है। अदरवाइज कोई चिकित्सा ऐसी नहीं है जो 10-5 रुपये 20 रुपये में चिकित्सा हो जाए और तुरंत उसमें फ़ायदा भी हो जाए। और तुरंत फ़ायदा जो चिकित्सा करती है उसको कभी भी आप स्थायी ना समझें। जितनी तेज़ी से आप रोग को दबाओगे उतनी तेज़ी से वो दोबारा से आप पे अटैक करेगा। बॉल को हम दीवार पे जितनी तेज़ी से मारेंगे उतनी तेज़ी से वापस आती है, ये प्रकृति का नियम है। तो इस प्रकृति के नियम को समझें और कभी भी अपने शरीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि हमें सस्ती चिकित्सा चाहिए, हम एक खुराक में ठीक हो जाएं। डॉक्टर से सही तरीके से रोग को कारण समझें, रोग का ठीक होने का तरीका समझें, और डॉक्टर को भी ये पता होना चाहिए बेशक रोगी का पैसा थोड़ा सा लग जाए लेकिन रोगी का शरीर जो है ना वो ठीक से स्वस्थ हो जाए, ताकि रोगी कम से कम आने वाले जो बड़े बड़े रोग हैं उनसे बच जाए। तो इसी चीज़ को मैं आज आपके सामने रखना चाहता था, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप ठीक से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। आगे और विस्तार पूर्वक हम इस तरह के विषयों को आपके सामने रखेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।